नमस्कार। शब्द विन्यास 666 आप सभी का पुनः स्वागत करता है। कहानियों के देश से आज हम जिस कहानी को चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है रुकावट। रचनाकार हैं आधुनिक भारतीय विचारों की नायिकाओं का चित्रण करने वाली लेखिका मृदुला गर्ग जी। 1972 में प्रकाशित रुकावट नामक कहानी मृदुला जी की पहली प्रकाशित रचना है। कहानी में नायिका अपने स्नेही, सज्जन, संवेदनशील पति के साथ एक आदर्श दाम्पत्य जीवन जी रही है, परंतु उसके जीवन में एक विवाहेतर संबंध भी उपस्थित है। नायिका ये स्वयं नहीं समझ पाती कि इतना अच्छा दाम्पत्य जीवन होने के बावजूद भी उसे विवाहेतर संबंध की क्या जरूरत है। जो संबंध उसे ग्लानि, अकुलाहट, आत्मवंचना, कुंठा से भरता रहता है, इसके बावजूद वो उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाती। तो मृदुला जी की इस लघु कहानी को हम सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। और कितनी स्त्रियों से प्रेम रचा चुके हो। रीता ने अपना सिर और आराम से उसके कंधे पर टिकाते हुए अलसाए स्वर में पूछा। क्यों, क्या करोगी जानकर? मदन ने एक बार आंखें खोलकर दोबारा बंद करते हुए कहा। यूं ही सोच रहा हूं क्या कहूं। जो कुछ कहो सच कहो और सच के अलावा कुछ नहीं कहो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जितना प्यार मैंने किसी से नहीं किया। जितनी चुपड़ी छोड़ो और मतलब की बात कहो। तुम्हारे सिवा 3 और, कुल 4। सबसे पहले थी गीता शंकर। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तब मैं एकदम अनाड़ी नौजवान रहा हूँगा। कॉलेज जाना शुरू किया था। हाँ, तुमसे बहुत मिलती थी उसकी सूरत। काफ़ी दिन हम मिलते रहे, साथ कॉफ़ी पीना, सिनेमा, सैर सपाटा, नौका विहार, यही सब। खूब रुमानी ढंग के चुंबन, फिल्मी प्रेम प्रदर्शन। फिर हम एक दूसरे से ऊब गए। धीरे धीरे मिलना जुलना बंद हो गया। फिर थी वह छोटे कटे बाल थे उसके। क्या नाम था, याद नहीं आ रहा। देखो ना, मुझे उसका नाम तक याद नहीं। फिर जब मैं बम्बई में नौकरी करता था तब अचानक वह चुप हो गया। छोड़ो, उसने फिर कहा। बताओ ना। तब मेरा ख्याल था मैं सचमुच उससे प्रेम करता हूँ। अब सोचता हूँ आसक्त रहा हूँगा। 5-6 माह हम नियमित मिलते रहे। वह किसी कंपनी में नौकरी करती थी, सेक्रेटरी थी, अकेली रहती थी, हर शाम और रात अपनी थी। मैं भी अकेला रहता था ना मुंबई में। फिर मेरा तबादला कलकत्ते हो गया। वह शायद कुछ दिनों के लिए अमेरिका चली गई थी। उससे शादी क्यों नहीं की तुमने? पता नहीं, यूं ही, वैसे कोई बात नहीं उठी। हम लोग कुछ दिन साथ रहे,
फिर अपनी अपनी राह पकड़ ली। चले जाने के कुछ दिन बाद तक मैं उसे लेकर परेशान रहा, फिर काम धंधे में लग गया। उस वक्त तुम उससे प्रेम करते थे ना? सोचता तो यही था, वह भी यही सोचती रही होगी, वरना इतना खुलकर नहीं मिल पाती। खैर, उसे छोड़ने से मेरा दिल नहीं टूटा। अब तो स्मृति भी धुंधली हो चुकी है। रीता को लग रहा था वह प्रेयसी से वेश्या में बदलती जा रही है। सम्मोहन की चादर हट जाए, अनुराग के संगीत में बाधा आ जाए तो बचता क्या है? बस अनावृत शरीर, उमस, पसीना और चिपचिपाहट। उस समय रीता की एक ही इच्छा थी, साड़ी को कमर पर ऊंचा खींचकर छाती को पूरा ढक ले, पल्लू भुजाओं पर डाल ले और गरिमा के साथ कमरे से बाहर निकल जाए। पर कठिनाई यह थी कि साड़ी ही नहीं, उसके सभी कपड़े कमरे में तितर बितर पड़े थे, मदन के कपड़ों से मिले जुले, शायद कुछ उसके नीचे भी दबे हों। उस समय उठकर सबको बटोरने और पहनने में गरिमा का प्रदर्शन कठिन था। एक रुकावट और थी, रीता की नज़र कमजोर थी। बिना चश्मा पहने कपड़े ढूंढना संभव नहीं था। नग्न देह, चश्मा पहन, झुक झुक कर कपड़े टटोलना, वह काल्पनिक चित्र इतना भद्दा और हास्यास्पद था कि उसे उलझन होने लगी। वह चुपचाप लेटी रही। अच्छा, बताओ, तुम यह क्यों जानना चाहती हो? मदन पूछ रहा था। यूं ही, तुम्हारे लिए इसका कितना महत्व है, शायद यही जानने के लिए। कमाल करती हो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कलकत्ते से मेरा तबादला हो गया तो क्या हुआ? फौरन हम अलग नहीं हो रहे। अभी 15 दिन मैं यही हूँ, उसके बाद भी शायद मिलना हो सके। रीता को सहसा अपने पति का ख्याल आ गया। उसका स्नेही, सज्जन, संवेदनशील पति। न सही प्रणय की उत्कट लालसा, न सही श्रृंगार का मुग्ध संगीत, न सही उन्माद में लुप्त चेतना। स्नेह तो था, और संवेदना और आदर। वह उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता था। जीवन अबाध गति से चलता था, कोई संशय नहीं, अविश्वास नहीं, अशांति नहीं। क्या रखा था इस प्रेम संबंध में? चोरी छिपे होटल में मिलना, मैनेजर से लेकर बैरे तक से नजरें बचाना। आज वह लिफ्टमैन कैसे देख रहा था उसकी तरफ। यह अकुलाहट, ग्लानि, आत्मछलना, और वह जरूर उसके शरीर की तुलना करता रहा होगा। उसकी देह ऐंठने लगी। अब नहीं आऊंगी, उसने निर्णय किया। सोचा, कहे मेरे कपड़े दे दो, मुझे जाना है। पर वह तय नहीं कर पाई ठीक किस स्वर में उन शब्दों को कहे कि वे हास्यास्पद न लगे। मन ही मन जितनी तरह उन्हें दोहराया, शब्द भद्दे और बेतुके लगे। वह चुपचाप लेटी रही। इतना जरूर किया कि जब मदन ने उसकी ओर करवट करके होंठ उसके वक्ष पर रखे तो उसने अपनी देह कठिन काट कर ली। काट को नग्नता की क्या लज्जा। जाने भी दो अब, छोड़ो रूठना। सच डार्लिंग, ऐसे मत करो, कितना कम समय है हमारे पास। रीता, रीता डार्लिंग।
कहाँ के गड़े मुर्दे निकालने चली कि खुद मुर्दा हो गई। जाने भी दो। मदन चुंबनों के बीच कहे जा रहा था। जाने भी दो, उसने सोचा। बह जाओ, डूब जाओ, छिन्न भिन्न हो जाओ, फिर निकल आओ अवचेतन मिलन से झिलमिलाते आलोक में। वैसे ही अर्धतृप्त, अर्धतृषित, वही अनंतर आदि अंत। वह चुपचाप लेटी रही। मदन ने हाथ का सहारा देकर उसका सिर अपनी बाह पर ऊंचा कर लिया। ठीक हो? उसने पूछा। रीता ने हल्के से सिर हिला दिया। कुछ देर चुप रहकर वह कहने लगा। तुम सचमुच सुंदर हो, और स्त्रियों की तरह साज सज्जा और रंग लेप के कारण नहीं, तुम्हारी हड्डियां ही सुंदर हैं। जितना आकर्षक तुम्हारा शरीर है, उतना ही मोहक तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क। जानती हो, तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए था? अनुपमा, अनन्या, अद्वितीया। रीता हंस दी। पर कभी कभी तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है क्या? सच, मुझे तुम पर अनुराग है और श्रद्धा भी, पर कभी कभी तुम बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। ऐसा होता है क्या तुम्हें? उसने जिज्ञासु बालक की तरह पूछा। रीता हंसती, सिर हिला डुलाकर और आराम से उसके कंधे पर रखा और आंखें बंद कर ली। मदन की आवाज सुन दोबारा आंख खुली। तुम्हें 5 बजे तक घर पहुंचना है ना? उठना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए मदन ने पूछा। कल कब आओगी? जल्दी आना। 10 बजे ठीक रहेगा? हाँ, देर मत करना प्लीज डार्लिंग। डार्लिंग रीता, उसने आग्रह के साथ कहा। अच्छा, रीता ने कहा और हल्के से उसका गाल थपथपा दिया। ये थी कहानी रुकावट। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए यहीं विदा। धन्यवाद।